गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 42 में। और इसमें जो हम चैप्टर कर रहे थे पहले कार्बन एवं इसके यौगिक, उस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। तो अभी तक क्या सीखा का मतलब ये हो गया कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो कार्बन एवं इसके यौगिक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ बनाए गए हैं यहाँ से, उनकी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास हर तरह के प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ भी हैं 1 नंबर वाले, 2 या 3 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं जो बड़े प्रश्न होते हैं 5 नंबर वाले। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है। तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा कि वो कौन सा है, CH2 है। तो ये इसका आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, एथेन। एथेन आपको पता है अल्केन का एक सदस्य है कि एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं एथेन में। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 कार्बन है और आपको पता है कि 2 कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध तो बनेगा ही बनेगा। तो एक आबंध तो ये हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो दोनों के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो हाइड्रोजन ने कितने आबंध बनाए, 6 हाइड्रोजन है तो 6 के 6 आबंध बना रहे हैं वो। तो 6 आबंध जो बनाए हैं वो हाइड्रोजन ने बनाए हैं, और एक आबंध किसके बीच में बना है, कार्बन कार्बन के बीच में बना है। तो कुल आबंध कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तीसरा प्रश्न है कि कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n का सूत्र है, दूसरा सदस्य का पूछा गया है, क्या सूत्र है। देखिए CnH2n, इससे क्या बनता है, इससे बनता है अल्कीन। अल्कीन ईन बनेगा क्योंकि यहाँ पर द्विआबंध होंगे। तो अल्कीन जब बनेगा तो उसके अंदर अल्कीन में आपको क्या देखना है, अल्कीन का दूसरा सदस्य पता करना है। तो देखिए पहला सदस्य क्या होता है, C2 से होता है, दूसरा सदस्य क्या होता है, C3 से होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र है आपको C3 वाला, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 ले लेनी है। तो 3 से क्या बनेगा, C3, और यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 लेनी है। तो 3 और 2 6 करेंगे हमारे पास में, तो H कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो C3H6, तो यहाँ पर C3H6 कहाँ है आपके पास में, ऑप्शन डी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है ब्लैंक और ब्लैंक कार्बन के 2 अपरूप हैं। तो अपरूप आपने काफ़ी पढ़े हैं, 2 अलग अलग तरह के भी होते हैं, उनके भी कुछ उदाहरण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपली लिखेंगे। एक तो हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। फ्लोरीन भी आप लिख सकते हैं, ग्रेफाइट। मुझे ग्रेफाइट पसंद है और हीरा तो सबको ही पसंद होता है, तो आप कोई भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लैंक और ब्लैंक जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। देखिए आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कौन से 2 तत्व हो गए हमारे पास में आवश्यक घटक जैविक यौगिकों के। आपको पता है जैविक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन जरूर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन भी मिलेगा और कार्बन भी मिलेगा। तो एक ब्लैंक में आप हाइड्रोजन डालिए, दूसरे में कार्बन डाल सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा तत्व संकलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों दर्शाता है। सबसे अधिक दर्शाता है वो तो सबको पता है, कार्बन दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसके पास में अद्वितीय क्षमता होती है सह आबंध बनाने की, अपने ही जैसे अपने ही परमाणु से सह आबंध बनाने की। एक तो ये इसके पास में अद्वितीय क्षमता है, आबंध बना सकता है, और उसके बाद में दूसरा इसके पास में क्या है, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता भी इसके पास में एक अद्वितीय क्षमता होती है, दूसरों के पास भी होती है लेकिन इसके पास भी होती है चतुसंयोजकता। तो ये इसका आंसर हो जाता है क्यों दर्शाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। इसमें पूछा गया है हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। देखिए हीरा तभी संश्लेषित होता है जब उसको बहुत ही अधिक ताप मिल जाए और बहुत ज़्यादा उसको ऊपर दाब पड़ जाए। तो ऐसा आपको ढूंढ लेना है। अति उच्च दाब नहीं होगा, ताप भी चाहिए, अति ताप नहीं होगा, दाब भी चाहिए। अति उच्च दाब और ताप पर उच्च दाब है, तो ये यार इसका करेक्ट आंसर है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का। देखो बच्चों यहाँ पे एन पूछा गया है, और एन किसका होता है, जब कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आबंध होता है, एकल आबंध। और एकल आबंध वाले क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। द्विआबंध और त्रिआबंध वाले हमेशा असंतृप्त होते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का एक कैसा यौगिक है, संतृप्त यौगिक है, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है, क्योंकि ब्यूटेन है, ब्यूटेन 4 कार्बन से बनता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन के पास में 4 कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पर जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी है, 4, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में अल्काइन और अल्कीन के सामान्य सूत्र बताइए। देखिए अल्कीन का तो अभी आपने ऊपर देखा भी था, लेकिन दोबारा लिख देंगे, और अल्काइन का सामान्य सूत्र लिखना है। तो देखिए अल्कीन का क्या होता है, जो द्विआबंध होता है CnH2n, ये हो गया किसका, अल्कीन का। तो अल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n -2, ये अल्काइन का सामान्य सूत्र हो गया है। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात पूछ ली है, बेंजीन की संरचना बताइए। बेंजीन का जो सूत्र है वो आपको बच्चों पता होना चाहिए, C6H6 होता है, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो जो एक संरचना बनती है वो वलय आकार की बनती है। तो 6 कार्बन आपको दिखा देने हैं इसमें वलय, एक आकार में वलय संरचना बनाकर एक दूसरे से लगाते हुए। अब क्योंकि इनके पास में हाइड्रोजन भी 6 दिए हुए हैं, तो हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, तो सबके साथ में हम एक एक हाइड्रोजन लगाते रहेंगे। इस तरह से हमने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया है। अब देखते हैं कार्बन की संयोजकता पूरी हुई कि नहीं। एक हाइड्रोजन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एक देखते हैं। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक तो आबंध बनाया है हाइड्रोजन के साथ में, एक आबंध दूसरे कार्बन के साथ में, तीसरा आबंध दूसरे कार्बन के साथ में। तो यहाँ पर इसके पास में 3 ही तो आबंध हुए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाने हैं, यानी कि द्विआबंध दिखाना है, दर्शाना है इसके अंदर। तो द्विआबंध हम दर्शा देते हैं आराम से। देखिए एक कार्बन के बीच में अगर जब हम द्विआबंध दर्शा देते हैं तो इस कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो जाती है। दूसरा जो कार्बन है इसके भी 2 आबंध यहाँ पर हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया और एक अगले कार्बन के साथ में हो गया। तो यहाँ पर आपको द्विआबंध लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगला जो कार्बन है इन दोनों के बीच में आपको द्विआबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का संयोजकता पूरी 4 करनी है। इस कार्बन की एक हाइड्रोजन के साथ में है, 2 आबंध यहाँ बना रखे हैं इसने, 3 हो गए, और एक आबंध आगे बना रखा है, तो इसकी 4 हो गई, यानी कि एक छोड़कर एक द्विआबंध लगाने हैं। तो पहले आपने यहाँ पर द्विआबंध लगाया, फिर एक को छोड़ दिया, उसके बाद अगले में द्विआबंध लगाया, फिर एक को छोड़ना है, फिर आपको यहाँ पर द्विआबंध लगा देना है। तो ये आपका क्या हो गया, जो बेंजीन है उसकी संरचना हो गई है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है हमारे पास में, वो आता है क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न में से। तो इसको भी हम कर लेते हैं, बच्चों। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उदाहरण देना है, उदाहरण में हमारे पास में अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और अगर आप ज़्यादा आगे देना चाहते हो तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मीथीन। इसके बाद में अल्कीन के पास जाएंगे तो हमारे पास में एथीन, ब्यूटेन, कोई भी दे सकते हो आप, चाहे वो अल्केन का सदस्य बताइए, आप अल्कीन का बताइए या अल्काइन का बताइए, कोई भी उदाहरण यहाँ पर आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन को आपको पता है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है, तो इसको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। वो कैसे प्राप्त करता है, वो साझेदारी करता है। कार्बन साझेदारी करके 4 इलेक्ट्रॉन किसी से साझेदारी करके अपने आबंध बनाता है, और इस तरह से उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। वो चाहे किसी के साथ भी कर सकता है, किसी हाइड्रोजन के साथ में भी कर सकता है, किसी क्लोरीन के साथ भी कर सकता है, ब्रोमीन के साथ भी कर सकता है, या फिर किसी ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर एक ही संयोजकता से एक कलाबंध बना रहा तो हाइड्रोजन लगा दिया है। तो इस तरह से साझेदारी करके वो अपनी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। इसके बाद में आता है, सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था कि विद्युत के कुचालक होते हैं, और बताया भी था क्योंकि वो जल में अघुलनशील हैं। पहली बात तो ये है, अघुलनशील, जल में घुलते ही नहीं है। जब तक घुलेंगे नहीं तब तक तो भाई क्या विद्युत उसमें से प्रवाहित होनी है। तो जल में अघुलनशील हैं, एक तो बात ये हो जाती है। अब उस दूसरी बात ये हो जाती है, बाई चांस अगर वो घुल भी जाते हैं तो उनके अंदर क्या नहीं बनते हैं, आयन नहीं बनते हैं, आयन नहीं बनते हैं।
तो ये आपको आंसर लिख देना है। वो जल में अघुलनशील होते हैं और उनके अंदर कोई भी प्लस या माइनस ऋणायन या धनायन नहीं बनते हैं, जिनकी वजह से वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो आबंध बने हैं वो सहसंयोजी आबंध बने हैं, आयनिक आबंध नहीं बने हैं। प्रश्न 4 है, कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी जो श्रेणी होती है वो एक ही प्रकार के आणविक सूत्र द्वारा अलग अलग हो जाती है। CH2 के द्वारा एक ही प्रकार के आणविक सूत्र के द्वारा अलग होती है, इसलिए उनको समजातीय श्रेणी दी जाती है, का नाम दिया गया है। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों देखो, इसमें एक तो पहले तो हमें बताना है कि 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो हम कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया एक CH3OH ले लिया, एक सदस्य हो गया। एक इससे अगला ले लेंगे CH2 जोड़कर इसके अंदर, तो CH2 जोड़कर हम लिखते हैं CH3CH2OH, ये दूसरा सदस्य हो गया। आगे भी आप CH2 जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर CH3CH2 एक CH2 और जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो फिर उसके बाद में आपको लगा देना OH। तो बच्चों ये इसमें आपके उदाहरण हो गए। आगे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि बताइए कि कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म। इनमें से भौतिक गुणधर्म कौन सा भाग निर्धारित करता है और रासायनिक गुणधर्म कौन सा भाग निर्धारित करता है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भौतिक गुणधर्म इनके बदलते हैं और रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। जब रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं तो इसका मतलब जो इनके सूत्र बने हैं यहाँ पर, उनमें से हमें वो चीज़ छांटनी जो एक जैसी है। एक जैसी कौन सी है? OH दिखाई दे रही है आपको, तो OH क्या डिसाइड करेगा यहाँ पर? रासायनिक गुणधर्म, क्योंकि वो एक समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म बदलते रहते हैं, इसलिए भौतिक गुणधर्म कौन डिसाइड करता है? हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है CH3, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ क्या हो गया? CH3CH2 हो गया। तो भाई दोनों के गुण अलग मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो भौतिक गुणधर्म तो अलग है लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक ही है। तो OH रासायनिक गुणधर्म डिसाइड करता है और भौतिक गुणधर्म हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला डिसाइड करती है। इसके बाद में है समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषता बताइए। समजातीय श्रेणी के यौगिक एक तो CH2 द्वारा एक सूत्र के आणविक सूत्र द्वारा अलग होते हैं, एक ही प्रकार के आणविक सूत्र द्वारा अलग होते हैं। दूसरी बात होती है क्योंकि वो देखने में एक जैसे होते हैं, क्योंकि सारे अल्कोहली थे। अभी हमने बनाया CH3OH बनाया था, ये भी अल्कोहली तो है लेकिन ये मिथेनॉल है। दूसरा जो हमने बनाया CH3CH2OH, ये भी तो अल्कोहली है लेकिन ये इथेनॉल है। बस देखने में एक जैसे होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वो एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा अलग अलग होते हैं OH के द्वारा। इसके बाद में उनके अगर हम बात करते हैं तो CH2 यानी कि एक ही प्रकार के आणविक सूत्र द्वारा अलग अलग होते हैं। उनके गलनांक और कवथनांक लगातार बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनकी श्रृंखला बढ़ती रहती है। और अगर हम बात करते हैं कि उनके जो ये होते हैं यौगिक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। वो जो आपने ऊपर पढ़ा था, मैंने वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये भी एक विशेषता हो जाती है, आपको विशेषताएं लिखनी है। तो आराम से यहाँ से मैंने 5 बताई हैं, आप यहाँ से कोई भी 3 लिख सकते हो, 4 तो लिख देना, अच्छा लगता है। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? अद्वितीय इसलिए होती है, एक तो वो श्रृंखलन गुण बनाता है, देखिए श्रृंखला जब भी होती है ना तो उसके अंदर एक लंबी चेन भी बन सकती है। संकलन गुण में हम बात करते हैं तो सिर्फ लंबी चेन की बात नहीं करते। कार्बन के अंदर कार्बन सीधे भी जुड़ते चले जाते हैं, शाखाएं भी बनाते हैं और वलय आकार की संरचना भी बना सकते हैं। इस प्रकार ये कैसी भी संरचना बना सकता है। एक तो इसकी ये अद्वितीय क्षमता होती है, दूसरी इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि ये चतुसंयोजक होता है। तो किसी को भी अपने साथ किसी भी दिशा में जोड़ सकता है और अपने साथ में ही स्व आबंध बनाने की एक जो इसकी विशेषता है वो तो सबसे लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात इसका छोटा आकार। तो मैंने आपको 4 बता दिए, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। ये इनकी विशेषता है जो इसको अद्वितीय बनाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि CH3H6 CH4H8 C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है। हाँ मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो। कवंथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोकार्बन को संयोजित कीजिए। मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है कवंथनांक गलनांक बढ़ते जाते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन कम है तो कम कवंथनांक मिलेगा, कार्बन 4 हो गए हैं तो ज़्यादा मिलेगा, कार्बन 5 हो गए तो और ज़्यादा मिलेगा। तो हमें निशान कैसे लगाने हैं? इस तरह से इनके बीच में लगा देने हैं। ये इनका एक बढ़ता क्रम हो गया है। अब पूछा गया है
C5H10 का गलनांक एवं कवथनांक C4H8 से अधिक क्यों होता है? ये तो मान लिया कि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 हैं, तो गलनांक कवथनांक ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्यों मिलता है, क्या रीजन क्या है? तो इसलिए इसका कवथनांक गलनांक ज़्यादा मिलता है। तो बच्चों इनका आंसर क्या हो जाता है कि जो इनका कार्बन है 5, इसमें 4 हैं, तो जब कार्बन बढ़ते हैं तो इनके साथ साथ में मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि इनके भौतिक गुणधर्म भी बढ़ते हैं, भौतिक गुणधर्म भी बदलते हैं। भौतिक गुणधर्म बढ़ने से क्या होता है कि इनकी जो चेन होती है उनके अंदर आबंध भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, तो आबंध भी ज़्यादा ही बनेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि उन आबंध को तोड़ने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा समय लगता है, गलनांक और कवथनांक इसलिए उनका बढ़ जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाता है। अब पूछा गया है कि इन यौगिकों के नाम बताइए। जो ऊपर यौगिक दिए गए हैं इनके नाम बताने हैं आपको। तो इन यौगिकों के नाम क्या हो जाते हैं? C3H6, C4H8, C5H10, इनके आपको नाम। तो इसका पहले वाले का नाम हो गया हमारे पास में 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोपेन बनता है, क्योंकि ये इन यानी कि अल्कीन सदस्य हैं सारे के सारे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन से ब्यूटेन बनता है, तो ब्यूटीन। और 5 कार्बन से पेंटेन बनता है, तो हम क्योंकि हमने इन ग्रुप का सदस्य है ये, तो हमें इसका नाम लिखना है पेंटीन। शैम्पू निकाल दिया इन्होंने इस नाम से। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में। कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। बार बार एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों श्रृंखलन, हमने पहले भी 1-2 प्रश्न में इनका आंसर लिख चुके हैं। दूसरा चतुसंयोजकता, ये इनके 2 गुण हैं। इनको आप विस्तार से लिखना चाहो, क्योंकि विस्तार से लिखना पड़ेगा, एक थोड़ा सा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो चतुसंयोजकता क्या होती है, श्रृंखलन क्या होते हैं, कैसे कैसे ये श्रृंखला बना सकता है, एक शाखा भी बना सकता है, शाखा के साथ साथ हमें एक वलय आकार की संरचना भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ताकि आपको उसमें 3 नंबर मिल जाएं। चतुसंयोजकता, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। जब कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन से यानी कि अपने ही तत्व से, अपने ही परमाणु से आबंध बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। परिभाषित कीजिए, कर दिया परिभाषित। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम बताइए। देखिए तत्वों के नाम, कार्बन किस किस के साथ में सहसंयोजी आबंध बनाते हैं? जब भी साझेदारी से जो आबंध बनते हैं, देखिए कार्बन अपने साथ तो सह आबंध बनाता ही है साझेदारी करके, उसके साथ साथ में क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है, OH के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन भी है हमारे साथ में, ऑक्सीजन भी है। तो दूसरों के साथ भी जो बना सकता है, उनको हम इनके जो उदाहरण पूछे गए हैं वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। सल्फर भी है, आयोडीन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। फुलरीन क्या है? फुलरीन क्या है बच्चों? फुलरीन के बारे में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? अपरूप है। यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है? कार्बन के अन्य अपरूपों से यह इसकी संरचना के आधार पर भिन्न होता है। संरचना, इसकी संरचना षटकोणीय होती है, षटकोणीय संरचना होती है। अब दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। बनाने के लिए बोल दिया तो बनानी पड़ेगी। देखिए हाइड्रोजन H2S की बनाने के देखते हैं। पहले तो हमें सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो लिख लेना है। 2, 8, 6, 16 होता है सल्फर का। और हाइड्रोजन का कितना होता है भाई? एक ही होता है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक सल्फर के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन। अब दोनों हाइड्रोजन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दर्शाया गया है, उसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। इसके साथ में जो सल्फर है उसके 6 इलेक्ट्रॉन भार हैं, इसको अपने पूरे 8 करने हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है, तो दोनों हाइड्रोजन उसको एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके दे देंगे। बाकी के जो 2-4 बच गए हैं उसको हम साइड में दिखाएंगे, क्योंकि उनको साझेदारी करने की जरूरत नहीं है। जितने देंगे उतने ही लेंगे, साझेदारी में तो यही होता है।
तो इसने हाइड्रोजन ने 1 देता है तो सल्फर भी अपना 1 आगे करेगा, ये हाइड्रोजन 1 दे रहा है तो ये भी अपना 1 आगे करेगा, और हाइड्रोजन भी अपना एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे, और सल्फर के साथ में भी 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास इसने प्राप्त कर लिया है। ये इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अगर आप इनका सूत्र बनाना चाहते हैं तो सल्फर और हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी की है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका आबंध, एक कलाबंध आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है भाई, 9 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 7। तो दोनों ही फ्लोरीन है, 2 साथ में F2 बोला गया है, तो दोनों फ्लोरीन के बीच में हमें आबंध दिखाना है। तो एक फ्लोरीन, दूसरी तरफ दूसरा फ्लोरीन हमारे पास में है, तो एक फ्लोरीन का एक, क्योंकि एक की कमी है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक की साझेदारी करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये वाला फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन देगा। तो इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि पता लग जाए कि कौन सी फ्लोरीन का कैसा है। बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो भी बच्चों आपको दिखाने हैं। ये ध्यान रखना, अंतिम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं साझेदारी जिससे करवानी है वो करवा ली है हमने। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को आपको जोड़ों में दिखा देना है, पेयर्स में दिखा देना है। यहाँ पर तो पेयर्स बनाते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनते हैं, तो 4 और यहाँ पर 6। बाकी का जो 1 बचा था उसने साझेदारी में काम आ गया। इसी प्रकार से इसके भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हम पेयर्स में दिखाएंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ में दिखा देंगे। इस प्रकार से ये इनका बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है। बच्चों इसके बाद में जो 3 है वो आप अपने क्योंकि मैं ये पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ आपको CO2 के बारे में, CH4 के बारे में और H2O के बारे में। ये आपको उन वीडियो से या फिर आपके पास प्रैक्टिस है, पहले से आप जानते हैं, आपने अच्छी तरह प्रकार से पढ़ा है, तो आप इनको बनाइए और ये फिर खुद करके देखिए। मज़ा आता है करने में और आपको सीखने का भी मौका मिलता है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। इनको आप खुद स्वयं कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बड़ी अच्छी वर्कशीट थी, मज़ा आया होगा आपको इस पूरे चैप्टर करके। कार्बन कंपाउंड, कार्बन के यौगिक, बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। ध्यान रखना, काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी आगे के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। धन्यवाद।